हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रोहित। आज की वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के जीएस पेपर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में हम एसएससी के द्वारा बनाए गए सेट के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह पेपर एसएससी ने, ये हमारा बनाया हुआ पेपर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एसएससी ने 4 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट में 4 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट कराया है ग्रेजुएशन लेवल पे। जो ग्रेजुएशन लेवल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट होता है उसका यह पेपर है। अभी 3 से 4 महीने में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का फेब में एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो से आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द श्री कृष्णा कमीशन वाज अपॉइंटेड टू प्रूव द श्री कृष्णा कमीशन वाज अपॉइंटेड टू प्रूव द। पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा आपको। चलिए, आपने ट्राई किया होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है: क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एसोसिएशन ऑफ इंदिरा गांधी, बॉम्बे रियॉट्स या सुभाष चंद्र बोस डेथ। तो इसका सही आंसर है बॉम्बे रियॉट्स। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। बॉम्बे रियॉट्स की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। आयोग द्वारा पीड़ितों, गवाहों और कथित अपराधियों की जांच की गई। कथित अपराधियों की जांच के लिए आयोग बनाया गया, उन्होंने इसकी जांच की। लेकिन शिवसेना ने 1996 में आयोग द्वारा, जो आयोग ने उसकी रिकमेंडेशन की थी, उसकी मांग को मना कर दिया था और 1996 में शिवसेना ने उस कमीशन को भंग कर दिया था, मतलब हटा दिया था। तो बॉम्बे रियॉट्स की जांच के लिए श्री कृष्णा कमीशन अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर के लिए 4 स्टेटमेंट दिए हैं। आपको इनमें से यह पता करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट है, आप पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका सही आंसर बताऊंगा। पहली स्टेटमेंट है द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड चीफ एंड कन्वीनियंट ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आयरन माइंस वर एसेसेबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर इक्विपमेंट एंड वेपन्स। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर यूज टू बी प्रोडक्टिव। और फोर्थ है एलिफेंट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्मी वर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ रीजन। तो पढ़ लिया आपने 4। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी प्रोवाइडेड चीफ एंड कन्वीनियंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो यह स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं इस मगध एम्पायर के रिगार्डिंग। तो मगध एम्पायर का तो आपको पता ही होगा, मगध एम्पायर भारत का एंशियंट राज्य है और पश्चिम मध्य बिहार में पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 8वीं शताब्दी के बीच कई बड़े राज्यों का केंद्र बिंदु था। मतलब यहाँ पे ये मगध जो एम्पायर है वो बिहार के समतल रीजन में था और बड़े बड़े राज्यों का केंद्र बिंदु था ये। इसका राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग आदि जैसे बड़े बड़े राजाओं ने यहाँ पे राज किया है मगध पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश स्टेबलाइज कंट्रोल ओवर दिल्ली। इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश स्टेबलाइज कंट्रोल ओवर दिल्ली। 1639, 1803, 1756,
या 1548? 4 ऑप्शंस हैं, आपको सही का क्लिक करना है। मतलब इन 4 ऑप्शंस में से ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने दिल्ली के ऊपर कब अपना स्टेबलाइज किया था, ओवर मतलब कंट्रोल कर लिया था दिल्ली के ऊपर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1803। भारत की जो राजधानी दिल्ली एक मजबूत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यह नगर पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है, जहां पांडव निवास करते थे। जो महाभारत वाले पांडव है ना, वो यहाँ पे निवास करते थे इंद्रप्रस्थ के नाम से जब यह था, मतलब थी दिल्ली। यहाँ खिलजी और तुगलक के उत्तराधिकार में भी शासन किया गया है। 1192 में मोहम्मद गौरी ने राजपूत शहर पर कब्जा कर लिया। किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को 1192 में मोहम्मद गौरी ने। फिर उसने इस पर राजपूत शहर पर कब्जा कर लिया और 1206 में दिल्ली की स्थापना कर दी थी। किसने? मोहम्मद गौरी ने। 11 सितंबर 1803 को 11 सितंबर 03 को ब्रिटिश और मराठाओं के बीच एंग्लो मराठा वार हुई, जिसमें ब्रिटिश विजयी हुए। एंग्लो मराठा वार हुई और जिसमें ब्रिटिश विजयी हुए और दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कर लिया। यानी 1803 की जो दिल्ली वार थी, जो ब्रिटिश और मराठाओं के बीच थी, उसमें ब्रिटिश जीत गए थे और उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। भारत की राजधानी बनाया गया था 1911 में ब्रिटिश द्वारा दिल्ली को। और 1947 के बाद में आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने भी दिल्ली को अपनी राजधानी बना दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 1803 में ब्रिटिश ने पूरी तरह से दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चन्नू लाल मिश्रा वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण 2020 इन द फील्ड ऑफ। ये चन्नू लाल मिश्रा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वह किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? आपको क्वेश्चन यह है कि वो पद्म विभूषण दिया है उनको, चन्नू लाल मिश्रा को। चन्नू लाल मिश्रा किस फील्ड से आते हैं? 4 ऑप्शन है, स्पोर्ट्स, पब्लिक अफेयर्स, आर्ट्स, सोशल वर्क्स। अब पहले पढ़िए, स्पोर्ट्स, पब्लिक अफेयर्स, आर्ट्स एंड सोशल वर्क। तो इसका राइट ऑप्शन है आर्ट्स। चन्नू लाल मिश्रा बनारस घराने से आते हैं। जो बनारस का घराना है वहां से चन्नू लाल मिश्रा आते हैं। उन्हें देश के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा उन्हें 2015 में पीएम द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा क्लीन इंडिया कैंपेन के नवरत्न में भी नॉमिनेटेड किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में क्लीन इंडिया कैंपेन चलाया, जिसके नवरत्न में भी चन्नू लाल मिश्रा को अपॉइंटेड किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। 2005 में चन्नू लाल मिश्रा को पद्म विभूषण मिला और यह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ है चन्नू लाल मिश्रा को। तो ये ध्यान रखना है आपको, चन्नू लाल मिश्रा को पद्म विभूषण मिला 2020 में। 2005 में इनको पद्म भूषण मिला और ये पीएम द्वारा क्लीन इंडिया कैंपेन के नवरत्न में भी नॉमिनेटेड हैं। और ये आर्ट्स बनाते हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है चन्नू लाल मिश्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, In October 2019, Hyderabad was designated as a member of UNESCO Creative Critics Network in the field of, यानी यूनेस्को की क्रिएटिव नेटवर्क में हैदराबाद को शामिल किया गया है। वो किस फील्ड में हैदराबाद को इसलिए शामिल किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है गैस्ट्रोनॉमी। 4th ऑप्शन गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी में यूनाइटेड
स्टेट के यूनेस्को ने हैदराबाद को UCCN में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी यूनेस्को ने हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के फील्ड में यूनेस्को क्रिएटिव क्रिटिक नेटवर्क में डिजाइनेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस वाज स्टेबलाइज इन द स्टेट यूटी ऑफ, यानी इंडिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में स्टेबलाइज्ड किया गया है? तो चार ऑप्शन हैं आपको, केरला, लक्षद्वीप, यूपी और जम्मू कश्मीर। इन चारों में से आपको राइट बताना है कि किस राज्य में इंडिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस स्टेबलाइज किया गया है। तो आप बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल लेक में इंडिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस स्टेबलाइज किया गया है। जो श्रीनगर के डल लेक है उसमें इंडिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस स्टेबलाइज किया गया है। यह पोस्ट ऑफिस अन्य पोस्ट ऑफिसों की तरह ही काम करेगा, सामान्य काम करेगा। इसमें एक म्यूजियम भी बनाया गया है, पोस्ट ऑफिस के अंदर ही एक म्यूजियम भी बनाया गया है। डाकघर द्वारा टिकट और अन्य प्रोडक्ट्स भी बेचे जाएंगे। यह एक विशाल नाव यानी एक बहुत बड़ी नाव है, उसके ऊपर यह बनाया गया है। इस पोस्ट ऑफिस पर डल झील और श्रीनगर शहर के सीनरीज को भी दर्शाया गया है, यानी डल झील और श्रीनगर की खूबसूरतियों को भी इस पोस्ट ऑफिस पर दर्शाया गया है, पोस्टर्स के द्वारा या स्क्रीन्स के द्वारा दर्शाया गया है, मतलब दिखाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बिलोंग टू किंगडम, यानी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स किस किंगडम से बिलोंग्स करते हैं, किस किंगडम से? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरियोफाइटा और स्पर्माटोफाइटा। चार ऑप्शन है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरोमोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्माटोफाइटा। तो इसमें से राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्पर्माटोफाइटा। जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं वो स्पर्माटोफाइटा किंगडम से बिलोंग करते हैं। फेनरोगेस को भी इसका एक अन्य नाम है फेनरोगेस, फेनरोगेम इसका दूसरा नाम है। बीज प्रोडक्शन यानी सीड प्रोडक्शन की अपनी क्षमता के कारण इन्हें बीज पौधे भी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फ्लावर्स वाले प्लांट्स होते हैं आपके, साइकार्ड हो गया, कैक्टस हो गया और नाइटशेड हो गया। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अनदर नेम फॉर द रिवर दक्षिण गंगा, यानी दक्षिण गंगा का दूसरा नाम क्या है? इंडस, यमुना, गोदावरी या नर्मदा? दक्षिण गंगा का दूसरा नाम यानी दक्षिण गंगा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है यानी बुलाया जाता है, वो पूछ रहा है। तो आपको बताना है दक्षिण गंगा का दूसरा क्या नाम है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। दक्षिण गंगा को गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा के बाद यानी जो गंगा है के बाद गोदावरी को भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, भारत की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा, गोदावरी या दक्षिण गंगा। महाराष्ट्र में श्रृंगवेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है, यानी महाराष्ट्र के श्रृंगवेश्वर से गोदावरी नदी का
निकलती है, और यह है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा से बहती हुई, मतलब इन राज्यों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में जाकर ये एंड होता है, इसका लास्ट होता है, उसमें जाकर ये गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल। तो याद रखिए, दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को ही जाना जाता है, और ये गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी रिवर है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द टेम्पल ऑफ सेकर्ड टूथ रेलिक लोकेटेड? टेम्पल ऑफ द सेकर्ड टूथ रेलिक किस जगह पर लोकेटेड है? जाफना, कलमुनाई, कोलंबो या कैंडी? 4 जगह का नाम दिया है, आपको सही जगह बतानी है। ये कौन सी जगह पर टेम्पल ऑफ सेकर्ड टूथ रेलिक है, स्टेबलाइज्ड है, यानी लोकेटेड है? तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, कैंडी। कैंडी पर श्री दलदा मालीवाड़ा पवित्र दंत अवशेष का दूसरा नाम इसी का है, टेम्पल ऑफ सेकर्ड टूथ रेलिक। रेलिक जानते हो क्या होता है? रेलिक होते हैं अवशेष, जो मतलब किसी बॉडी के पार्ट्स के कुछ हिस्से जो बच जाते हैं ना बाद में, उन्हीं को हम, बॉडी हो या कुछ भी हो, वही रेलिक होते हैं, अवशेष जिसको बोलते हैं। तो ये मंदिर जो है बौद्ध धर्म का मंदिर है, श्रीलंका के कैंडी शहर में। बौद्ध धर्म का मंदिर है ये, श्रीलंका के कैंडी शहर में। और ये भगवान बुद्ध के दांत, यानी जो टूथ रेलिक हैं वो भगवान बुद्ध के हैं। इस शाही परिसर में, जो मंदिर का परिसर है, जो टेम्पल का, वहाँ पर यह है भगवान बुद्ध के दांतों के अवशेष, यानी भगवान बुद्ध के जो टूथ हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। तो यह मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में है। इस मंदिर में दिन में 3 बार पूजा होती है, दिन में 3 बार पूजा होती है इस मंदिर में। टेम्पल ऑफ सेकर्ड टूथ रेलिक, याद रखना नाम, टेम्पल ऑफ सेकर्ड टूथ रेलिक, कैंडी शहर में है, श्रीलंका के। भगवान बुद्ध से रिलेटेड है ये, तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ऑर्डर बाय डेलिमिनेशन कमीशन इज 2008, हाउ मैनी सीट्स, या ये ब्लैंक्स था ऐसे ही क्वेश्चन में, सीट्स आर रिजर्व फॉर SC इन द लोकसभा? ये लोकसभा है। तो क्वेश्चन समझिए आप, डेलिमिनेशन कमीशन के द्वारा 2008 में कितनी सीट्स SC के लिए रिजर्व की गई थी लोकसभा में? तो डेलिमिनेशन कमीशन जो होता है उसके द्वारा 2008 में कितनी सीट SC जो शेड्यूल कास्ट होता है उसके लिए लोकसभा में रिजर्व की गई थी? 47, 84, 56 या 69? तो आपको बताना है कितनी सीट्स SC के लिए 2008 में रिजर्व की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 84। परिसीमन आयोग, इसको जो डेलिमिनेशन कमीशन होता है इसको हम परिसीमन आयोग भी सुना होगा आपने, कई बार कहते हैं को भारत के सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम सीमा आयोग या कह देते हैं, बाउंड्री कमीशन भी कह देते हैं हम डेलिमिनेशन कमीशन को ही। किसी भी देश के अंदर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया या जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व ये जो डेलिमिनेशन कमीशन होता है यही करता है। मतलब किसी भी देश के अंदर कितना क्षेत्र को, मतलब एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज उसके जो अपना होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उस हिसाब से उसका ये सभी का डेलिमिनेशन कमीशन ही देखता है। डेलिमिनेशन कमीशन के द्वारा बनाए हुए जो मतलब डेलिमिनेशन कमीशन रिजर्व करता है उसको किसी भी कोर्ट में आप चुनौती नहीं दे सकते।
ये बात ध्यान रखिए, किसी भी न्यायालय में आप इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती, जो डेलिमिनेशन कमीशन ने बना दिया। डेलिमिनेशन कमीशन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। भारत सरकार का ये कमीशन है, पर इसके द्वारा बनाए हुए किसी भी उसको न्यायालय में किसी भी में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो 2008 में एससी के लिए लोकसभा में 84 सीट्स रिजर्व की गई हैं, यानी लोकसभा में 84 सीट्स जो है शेड्यूल कास्ट के ही लोग उस पर चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who presided over the Belgium session of the Indian National Congress in 1924? क्वेश्चन है, बेल्जियम जो सेशन हुआ था 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आप बताइए क्वेश्चन का आंसर। चलिए, चार ऑप्शन है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, मोहनदास करमचंद गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो जो बेल्जियम है, माफ कीजिएगा, ये बेल्जियम नहीं बेलगाम है, सॉरी ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये बेलगाम सेशन है, आप इसको सही कर लीजिएगा, ये बेलगाम है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी। ये बेलगाम है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो ये बेलगाम सेशन का जो अध्यक्षता की थी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। बेलगाम का 39वां सेशन था एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो बेलगाम में हुआ था 26 दिसंबर 1924। 26 दिसंबर 1924 को एक हुआ था सेशन, और इसको प्रेसिडेंट किया था श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। पहली बार गांधी जी ने, याद रखिएगा, पहली बार और आखिरी बार किसी भी कांग्रेस के किसी भी सेशन की अध्यक्षता की थी। इस अवसर पर गांधी ने कहा था, केवल मृत्यु मुझे बेलगाम जाने से रोक सकती है। सत्र का आयोजन गंगाधर राव देशपांडे की ईमानदारी के प्रयासों के कारण किया गया था, यानी गंगाधर राव देशपांडे की ईमानदारी के प्रयासों को बताने के लिए इस सेशन को किया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी ने इसको प्रेसिडेंट किया था बेलगाम में, इसको सही कर लीजिएगा, बेलगाम है, ये बेल्जियम लिख गया है गलती से, पर ये बेलगाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in December 2019 become the first Arab nation to take over the G20 presidency। तो 2019 में दिसंबर में कौन सा अरब राष्ट्र पहला राष्ट्र बन गया है जिसने G20 की प्रेसिडेंसी की? यूएई, सऊदी अरब, कतर या ओमान? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरबिया। दिसंबर 2019 में सऊदी अरबिया अरब राष्ट्र का पहला देश बन गया है जिसने G20 की प्रेसिडेंसी की है। जापान ने इस बार प्रेसिडेंसी नहीं की, जिसके बाद में सऊदी अरबिया ने इसकी प्रेसिडेंसी की, और इसकी प्रेसिडेंसी सऊदी अरबिया के राजा सलमान बिन अल सैयद ने की थी। और G20 की स्थापना तो आपको पता ही है 1919 में की गई थी, 1999 में इसकी स्थापना, स्टेबलाइज किया गया था G20 को।
सऊदी अरबिया ने 19। सऊदी अरबिया पहला राष्ट्र है अरब का जिसने इसके ऊपर प्रेसिडेंसी की है G20 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उज्जैनता पैलेस इज लोकेटेड इन। द उज्जैनता पैलेस इज लोकेटेड इन शिलोंग, कोहिमा, गुवाहाटी या अगरतला। बताइए आप इसका सही आंसर। उज्जैनता पैलेस कहाँ पर है? इसका राइट ऑप्शन है, चलो यही बता देता हूँ, अगरतला। अगरतला में उज्जैनता पैलेस लोकेटेड है, यानी है। यह एक म्यूजियम है। जो उज्जैनता पैलेस है अब यह एक म्यूजियम है जिसका निर्माण 1899 में और 1901 में किया गया था। पहले इसको महाराजा किशोर देव वर्मा ने महल बनवाया था। इसको महाराजा किशोर देव वर्मा ने इस महल को बनवाया था। महल जो है, मेंशन जो है वो यूरोपीय शैली से प्रेरित है, यानी यूरोपीय शैली इसमें नजर आती है। बगीचों के बीच यह जो महल है बगीचों के बीचों बीच बनाया गया है। 1949 में त्रिपुरा के जो अगरतला है, ये जो मतलब पैलेस है, त्रिपुरा के जो भारत में विलय नहीं होने तक सत्तारूढ़ मालिक वंश की गद्दी इस महल में थी। यानी 1419 से पहले, 1949 से पहले, जब तक यह त्रिपुरा इंडिया में नहीं था, उससे पहले इस महल में सत्तारूढ़ मालिक वंश की गद्दी यानी मालिक वंश इस पर शासन करता था। त्रिपुरा की सरकार ने 2.5 लाख यानी 2.5 लाख, याद रखिएगा 2.5 लाख देकर जो मालिक वंश था उससे इस महल को खरीद लिया था। यानी 2.5 लाख रुपीस में इस महल को खरीदा था त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। तो ये याद रखिएगा, उज्जैनता जो है वो अगरतला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which section of IPC deals with disobedience to quarantine rule? मतलब IPC की कौन सी धारा है जो क्वारंटीन रूल्स के उल्लंघन, डिसोबीडियंस करने पर लगाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 271। अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अलग अलग स्थानों पर किसी खास वजह से बनाए गए किसी नियम को, यानी अलग अलग प्लेसेस पर कोई नियम्स बनाए जाते हैं और कोई व्यक्ति जानबूझकर यानी इंटेंशनली उनको तोड़ता है, डिसोबीडियंस करता है, मानता नहीं उनको, और यह तब होते हैं जहाँ से एक संक्रामक बीमारी, यानी जो अभी आपको कोरोना चल रहा है वो एक दूसरे से दूसरी जगह पर स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, तो उसी वजह से अगर ऐसा कोई रोग होता है, कोई बीमारी होती है और फैलती है, तो इस कानून के तहत उस व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। यानी 271 IPC के द्वारा उस व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। इसमें 6 माह तक की यानी 6 मंथ तक की जेल या फिर जुर्माना दोनों हो सकते हैं। 6 माह तक की जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। कोविड-19 के द्वारा, ये जो कोविड-19 आया है उस समय पे IPC की 271 धारा एक्टिव हो गई थी। ये एक्टिव तभी होती है जब ऐसी कोई बीमारी आती है। तो कोविड-19 तो आपको पता ही है खूब स्प्रेड भी हुआ है, खूब फैला है, तो तब इसको एक्टिव कर दिया था 271 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फियर ऑफ फूड ईटिंग इज कॉल्ड। द फियर ऑफ फूड ईटिंग इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन है इसमें, एपिफोबिया, टोकोफोबिया, सिवोफोबिया या फेनोफोबिया। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सिवोफोबिया। एक्चुअली में सिवोफोबिया एक तरह की बीमारी है
जो लोग सीवोफोबिया बीमारी से अफेक्टेड होते हैं, सीवोफोबिया से जो अफेक्टेड होते हैं वो लोग खाने पीने की चीज़ों से भी डरते हैं, यानी परहेज करते हैं, उन चीज़ों को खाना खाते पीते नहीं हैं वो। इस बीमारी में आदमी में, इस कंडीशन में शरीर घबराहट होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मुंह सूख जाता है, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जो ये सीवोफोबिया है, ये एक्चुअली में एक बीमारी है जिसमें खाने पीने की चीज़ों से लोग परहेज करते हैं, डरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगनियार्स एंड लगन्स आर फोक म्यूजिशियंस फ्रॉम द स्टेट ऑफ, यानी मगनियार्स एंड लगन्स आर फोक म्यूजिशियन फ्रॉम द स्टेट ऑफ, यानी ये फोक म्यूजिशियंस हैं और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं या आते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। मगनियार्स एंड लगन्स, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ये दोनों राजस्थान से, फोक जो म्यूजिशियंस हैं राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आते हैं। राजस्थान की प्राचीन यानी एशियंट लोक परंपरा फोक ट्रेडिशन का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा किया जाता है, यानी ये दोनों मगनियान्स एंड लगन्स जो राजस्थान की एशियंट फोक ट्रेडिशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों वे सिंध और गुजरात के हिस्से से भी संबंधित हैं, यानी सिंध और गुजरात के हिस्से से भी ये संबंधित हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीट मेड फ्रॉम कर्ड पॉपुलर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी एक तरह की मिठाई है जो कर्ड से यानी दही से बनाई जाती है और इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में बहुत ही पॉपुलर भी है। तो आपको बताना है ये कौन सी मिठाई है, स्वीट्स है जो कर्ड से बनाई जाती है। ऑप्शन 1 रबड़ी, गुजिया, श्रीखंड या घेवर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, श्रीखंड। श्रीखंड जो है महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ही पॉपुलर है और यह कर्ड से बनाई जाती है, दही से इसको बनाया जाता है श्रीखंड को। याद रखिएगा ये जो महाराष्ट्र और गुजरात में शादी विवाहों का फंक्शन होता है ना, वहाँ पे भी ये सर्व की जाती है श्रीखंड, और ये दही से बनती है और बहुत ही पॉपुलर है महाराष्ट्र और गुजरात में तो ये श्रीखंड। इसको चक्का के नाम से भी बुलाया जाता है, चक्का भी कह देते हैं इसको श्रीखंड को। महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ही पॉपुलर है ये, तो कर्ड से बनती है ये, याद रखिएगा श्रीखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटिंग मास्टर सचिन तेंदुलकर वाज कन्फर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ द IAF ऑन 3 सितंबर 2010। सॉरी, यानी सचिन तेंदुलकर को 3 सितंबर 2010 को IAF यानी इंडियन एयरफोर्स में किस रैंक से सम्मान किया गया था, यानी किस रैंक से सम्मानित किया गया था सचिन तेंदुलकर को इंडियन एयरफोर्स में? मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल या ग्रुप कैप्टन? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप कैप्टन। 3 सितंबर 2010 को सचिन तेंदुलकर को इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन से सम्मानित किया गया था। इस रैंक को पाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने सुखोई फ्रंटलाइन फाइटर प्लेन भी उड़ाया था। सुखोई फ्रंटलाइन फाइटर प्लेन भी सचिन तेंदुलकर ने उड़ाया था ग्रुप कैप्टन बनने के बाद। 3 सितंबर 2010 को सचिन तेंदुलकर को
ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स में बनाया गया है। आपको पता ही है सचिन तेंदुलकर के बारे में, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इनके कुछ अवार्ड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 1994 में यानी 1994 में सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 1917 और 1908 में राजीव गांधी खेल रत्न इनको दिया गया। 1999 में पद्मश्री इनको दिया गया। 2001 में महाराष्ट्र का भूषण सम्मान इनको दिया गया था। महाराष्ट्र का भूषण सम्मान सचिन तेंदुलकर को 2001 में दिया गया था। 2008 में पद्म विभूषण भी दिया गया इनको। 2010 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। 2014 में इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न भी इनको दिया गया था 2014 में। ये भी याद रखना, 2014 में पहले स्पोर्ट्स पर्सन है इंडिया के जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2000 से लेकर 2020 तक लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स भी अवार्ड्स भी इनको दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। तो ये अवार्ड्स हैं, इनका नाम तो कोई भी नहीं होगा, इनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। तो याद रखिएगा, इनको 3 सितंबर 2010 को ग्रुप कैप्टन भी बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स में, और 2014 में भारत रत्न भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसाकोथी इज ए वार्निंग डाइंग फॉर्म ऑफ मुरल पेंटिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ, यानी ओसाकोथी जो है वाइनिंग और डाइनिंग फॉर्म है एक मुरल पेंटिंग की, ये किस राज्य में की जाती है? ओसाकोथी कर्नाटका, राजस्थान, बिहार या ओडिशा? बताइए। राइट ऑप्शन है इसका डी, ओडिशा। ओसाकोथी जो वाइनिंग डाइनिंग फॉर्म है, वाइनिंग भी कहते हैं इसको, डाइनिंग भी कहते हैं, ये जो मुरल फॉर्म है, मुरल पेंटिंग, ये ओडिशा में, ओडिशा राज्य का है, याद रखिएगा, ओडिशा राज्य का। इस पेंटिंग में रिच एंड मीनिंगफुल मुरल आर्ट को देखा जा सकता है। ये जो पेंटिंग बनाई जाती है इसमें आप मीनिंगफुल और रिच मुरल आर्ट्स देख सकते हैं। तो ये ओसाकोथी ओडिशा राज्य से है, ओडिशा राज्य में इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस मेड इट्स ओलंपिक डेब्यू इन द ईयर, यानी टेबल टेनिस ने अपना ओलंपिक डेब्यू किस साल किया था, यानी किस ईयर में टेबल टेनिस ओलंपिक में आने लगा? 1972, 1964, 1988 या 1996? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1988। 1988 में टेबल टेनिस ने ओलंपिक में अपना डेब्यू किया, यानी 1988 से पहले ओलंपिक में नहीं खेला जाता टेबल टेनिस, पहले भी खेला जाता लेकिन 1988 में इसने ओलंपिक में अपना डेब्यू किया था। सियोल, 1988 में सियोल में खेल जो पुरुषों और महिलाओं के बीच डबल्स के साथ आयोजित किया गया था। ठीक है, सियोल में डबल्स के साथ महिला और पुरुष दोनों, यानी मेंस और वुमेन्स के डबल्स में इसको किया गया था। 1926 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना की गई थी। 1926 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना की गई थी 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरीगाजा वाज द ग्रीक नेम फॉर, यानी बैरीगाजा को किस शहर के ग्रीक नाम से भी जाना जाता है? मतलब ये 4 शहर हैं, इसका ग्रीक नाम है बैरीगाजा, जिसको पहले बैरीगाजा कहा जाता है। इन 4 शहरों में से कौन सा 4 शहर है? कौन सा शहर है वो बैरीगाजा भी जिसको बुलाया जाता था? बरेली, बारामती, भरूच या दिल्ली? बताइए। चलिए,
राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, भरूच। भरूच का जो पूर्व नाम था यानी पास्ट नाम था, वो ग्रीक नाम, उसको बैरीगाजा भी कहा जाता, बैरीगाजा, बैरीगाजा, भरूच को भी कह देते। ग्रीस शब्द, भारत का पूर्व नाम, जो भरूच का पूर्व नाम है वो नर्मदा नदी के किनारे यानी मुहाने पर गुजरात राज्य में स्थित है भरूच। पता ही होगा आपको, भरूच गुजरात में है, पोर्ट है वो एक। भरूच में पुराने समय में जहाज निर्माण की गतिविधि की जाती थी, यानी जो वहाँ से पोर्ट है, मैंने आपको बता ही रहा हूँ भरूच, आपको पता भी होगा बहुत बड़ा पोर्ट है भरूच। पुराने समय में यानी पास्ट टाइम में राजा महाराजाओं के समय में वहाँ पे जहाज निर्माण, जहाज बनाए जाते थे वहाँ पे, और उनकी गतिविधि यानी ले जाने का काम भी किया गया था। तो बैरीगाजा। देखिए अजीब सा ही क्वेश्चन है, सिलेक्शन पोस्ट ने पूछा है, एसएससी ने, कभी कभी याद रहता है ऐसा क्वेश्चन, नहीं भी रहता, तो आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ध्यान रखिए, बैरीगाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ऑक्जेलिक एसिड। साइंस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ऑक्जेलिक एसिड, यानी ये चार हैं, इसमें से किस में ऑक्जेलिक एसिड होता है। विनेगर, स्पिंच, ग्रेप्स या कर्ड। विनेगर, स्पिंच या ग्रेप्स या कर्ड में से किस में ऑक्जेलिक एसिड होता है, बताइए। चलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्पिंच। स्पिंच जो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, जिसको पालक कहते हैं, पालक, पालक। कई पत्तेदार हरी पौधों में ऑक्जेलिक एसिड होता है। वैसे बहुत सारे जो पत्तेदार हरे सब्जियां होती हैं उनमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, पौधे होते हैं, पत्तियां। ऑक्सोलेट ऑक्सीड एसिड का दूसरा नाम भी, उसको ऑक्सोलेट भी कह देते हैं, ऑक्सीकारक एसिड का दूसरा नाम है ऑक्सोलेट, ऑक्सीकारक। जो कैल्शियम और आयरन जैसे आवश्यक मोल ऑक्सीकारक एसिड द्वारा अवशोषित होते हैं। जो कैल्शियम और आयरन होते हैं जैसे आवश्यक यानी इम्पोर्टेंट्स जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो ऑक्जेलिक एसिड द्वारा ही अवशोषित होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड एक कार्बनिक एसिड है, एक कार्बनिक एसिड है ऑक्जेलिक और एसिड। धूमिल या स्याही को हटाने के लिए, धूल या मिट्टी को हटाने या यानी आपके किसी भी कपड़ों पे या किसी भी पेंट लग जाए उसको हटाने के लिए भी ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, स्पिंच यानी पालक जो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, और पालक में आयरन भी बहुत होता है। आपको पता ही होगा जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है, तो पालक में आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in April 2020, in April become the first Chinese city to ban sale and consumption of dog and cat meat। यानी चाइना का कौन सा राज्य शहर है जिसने अप्रैल 2020 में कुत्ते और बिल्ली के मीट की बिक्री और कंजप्शन पर रोक लगा दी, यानी बैन लगा दिया। चाइना का पहला शहर है ये जिसने कुत्ते और बिल्ली की मीट पर अप्रैल 2020 में बैन लगा दिया। शंघाई, ग्वांगझू, शेंजेन या बीजिंग। शंघाई, ग्वांगझू, शेंजेन या बीजिंग, बताइए। चाइना है एक ऐसा, चाइना में भी एक ऐसा शहर है जिसने इस पे डॉग और कैट की मीट पे बैन लगा दिया। तो इसका राइट ऑप्शन है शेंजेन, ऑप्शन नंबर सी। शेंजेन चाइना का पहला शहर बन गया है जिसने डॉग और कैट के मीट पर सेल और कंजप्शन यानी खाने और बेचने पे दोनों पर बैन लगा दिया है। जो कोविड-19 को जंगली जानवर यानी फॉरेस्ट एनिमल्स के मांस या मीट से जोड़ा गया, यानी अभी जब कहने लगे थे कि जो कोरोना है वो जंगली जानवरों यानी एनिमल्स के उससे ही आया है, बैट से या चमगादड़ के उससे बोला था। तो चीनी अधिकारी जो ने यानी जो शेंघाई शेंजेन शहर के अधिकारियों ने, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम
शेंजन शहर में कुत्ते और बिल्ली के मांस की बिक्री और कंजप्शन पर पूरी तरह से बैन लगाएंगे। यह बैन 1 मई 2020 से लागू हुआ। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के अनुसार, आपको पता है ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के अनुसार एशिया में, ध्यान रखिएगा, एशिया में 30 मिलियन डॉग्स को मीट के लिए मार दिया जाता है। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ एशिया में 30 मिलियन डॉग्स को मीट के लिए मार दिया जाता है। तो अभी चीन का जो शहर है शेंजन, उसने इनके फूड और उस पर बैन लगा दिया है, मीट पे। शेंजन जो है वो चाइना का 5वां सबसे बड़ा शहर है, 5वां सबसे बड़ा शहर है चाइना का। उसने अभी डॉग और कैट के मीट पर बैन लगा दिया शेंजन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Organism belonging to which of the following classes have a 4-chambered heart? ऑप्शन है क्लास एप्स, क्लास फिशस, रेप्टिल या एम्फीबिया। तो ऑर्गेनिज्म की कौन सी क्लास है जिसमें 4-चैम्बर्ड हार्ट होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, क्लास एप्स, क्लास फिशेस, रेप्टिल या एम्फीबिया। तो आपको सही आंसर बताना है। ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस हैव ए 4-चैम्बर्ड हार्ट? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्लास एप्स। क्लास एप्स हैव ए 4-चैम्बर्ड हार्ट, यानी क्लास एप्स के पास 4-चैम्बर्ड हार्ट होता है। पक्षियों को गर्म रक्त वाले जानवरों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी जो पक्षी होते हैं उनको हम गर्म रक्त वाले जानवर के रूप में जो है वो क्लासिफाइड किए गए हैं। इन जानवरों के पैरों में एपिडर्मल स्केल होते हैं, एपिडर्मल स्केल होते हैं। पंख इन जानवरों में फोरलिम्ब्स का आकार देते हैं, फोरलिम्ब्स का आकार पंख जानवर जो पक्षियों में इसका आकार देते हैं। तो क्लास एविस के पास 4-चैम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अन्ना कैरेनिया इज ए नोवेल बाय, ये अन्ना कैरेनिया नोवेल है और ये किसने लिखा है, इसको आपको बताना है। अन्ना कैरेनिया, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय एक सबसे महान रूसी लेखकों में से एक है लियो टॉलस्टॉय, जो एक रूसी है ये, और महानतम लेखकों में से एक है लियो टॉलस्टॉय। यह 1878 में पहली बार पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, जो अन्ना कैरेनिया नोवेल है। 1902 से 1906 तक नोबेल प्राइज के लिए भी लियो टॉलस्टॉय को नॉमिनेट किया गया था, मिला नहीं था लेकिन इनको नॉमिनेट किया गया था लियो टॉलस्टॉय को 1902 से 1906 तक। तो उनका ये नॉवेल है अन्ना कैरेनिया, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स यह थे 25 क्वेश्चंस जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ने एसएससी के द्वारा 4 दिसंबर 2020 की 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे। तो हमने सभी क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपका स्कोर जो भी रहा है आप कमेंट बॉक्स में करके और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल एजुकेशन विद रोहित को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का भी पता चल सके। धन्यवाद।